हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित अनधिमान वक्र पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित सीमांत उपयोगिता हाश नियम और सम सीमांत उपयोगिता हाश नियम के बारे में पढ़ा है और इनसे किस तरह से उपभोक्ता संतुलन को हम प्राप्त कर सकते हैं उसको पढ़ा है। आज हम क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित अनधिमान वक्र विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। ये जो विचारधारा है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, इसे अनधिमान वक्र विश्लेषण और हिक्सियन विश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। यह विचारधारा प्रोफेसर J.R. हिक्स और R.G.D. एलन द्वारा दी गई है। ये जो दृष्टिकोण है वो यह कहता है कि उपयोगिता का माप संभव नहीं है, मतलब हम उपयोगिता की गणना करने के लिए उसको माप नहीं कर सकते हैं, वो मापनीय नहीं होती है। उपयोगिता को हम केवल क्रम दे सकते हैं। उपभोक्ता की जो पसंद है, जो अधिमान है, उसकी जो रुचियां है, उसके आधार पर उपयोगिता को केवल क्रम दिया जा सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से, लेकिन उसको हम माप नहीं सकते हैं। यह क्रमवाचक दृष्टिकोण कहता है। अब हम देखते हैं कि अनधिमान वक्र विश्लेषण क्या होता है। अनधिमान वक्र क्या होता है, या एक अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। मतलब एक जो अनधिमान वक्र है वो विभिन्न वस्तुओं के या दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। मतलब उपभोक्ता, मान लीजिए दो वस्तुओं का उपभोग करता है, एक एक्स वस्तु और दूसरी वाई वस्तु। तो एक्स वस्तु और वाई वस्तु के उन विभिन्न बिंदुओं को दर्शाता है जहां पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। और क्योंकि एक अनधिमान वक्र समान संतुष्टि को दर्शाता है, इसलिए जो अनधिमान वक्र है उनको सम संतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। इसको हम इस अनधिमान अनुसूची से समझ सकते हैं, जिससे हम अनधिमान वक्र को बनाएंगे भी। जब उपभोक्ता वस्तु x की 1 इकाई का प्रयोग करता है तो वो वस्तु y की 12 इकाइयों का प्रयोग कर रहा है। इसको हमने नाम दे दिया संयोग A। जब वो वस्तु y की 1 इकाई बढ़ाकर वस्तु x की 2 इकाइयों का उपभोग करता है तो वो वस्तु y की उपभोग मात्रा को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि अनधिमान वक्र पर के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए जब वो एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करेगा तो दूसरी वस्तु की मात्रा उसको कम करनी होती है। इसलिए उपभोक्ता वस्तु x की 1 इकाई बढ़ाने के लिए यहाँ पर वस्तु y की 4 इकाइयों को छोड़कर केवल 8 इकाइयों का ही उपभोग करता है। इसी तरह से हमें विभिन्न बिंदु प्राप्त हो जाते हैं जहाँ उपभोक्ता वस्तु x की मात्रा में वृद्धि और वस्तु y की उपभोग मात्रा में कमी करता है। इससे हम इस रेखा चित्र को बना सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक अनधिमान वक्र का जो आकार है वो इस तरह से होता है। मतलब अनधिमान वक्र दाएं बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। इस अनुसूची से हम इस तरह से अनधिमान वक्र का निर्माण कर सकते हैं, जहां पर वस्तु x की 1 इकाई का उपभोक्ता उपभोग कर रहा है, वहां वस्तु y की वो 12 इकाइयों का उपभोग कर रहा है, जिससे हमें संयोग A यानी A बिंदु प्राप्त होता है। जब उपभोक्ता वस्तु x की 2 इकाई का प्रयोग करता है और वस्तु y की 8 इकाई का प्रयोग करता है तो ये बिंदु हमें B मिलता है। इसी तरह से C, D और E बिंदु हमें प्राप्त है, और जब हम इन विभिन्न बिंदुओं को मिला देंगे तो जो वक्र हमें प्राप्त होगा वो अनधिमान वक्र होगा। यहाँ हमने x अक्ष पे वस्तु x और y अक्ष पे वस्तु y को शो किया है। अब हम देखते हैं अनधिमान वक्र विश्लेषण की मान्यताएं क्या होती है। पहली है, उपभोक्ता विवेकशील होता है, मतलब वो उसके पास जो आय होती है उसे प्रत्येक वस्तु पर सोच समझ के खर्च करता है। फिर उपयोगिता क्रमवाचक होती है, जैसे कि यह पद्धति क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है तो उपयोगिता को हम केवल क्रम दे सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से। फिर अब पसंद संगति युक्त होती है। पसंद संगति युक्त होने का मतलब है, जैसे हमने अभी वो उधर अनधिमान अनुसूची बनाई तो उसमें विभिन्न संयोग लिए थे, ए, बी, सी, डी, इस तरह से। तो उपभोक्ता को अगर ए बिंदु से बी बिंदु की तुलना में ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है और बी बिंदु की तुलना में सी बिंदु से ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है तो वो ए को सी की तुलना में ज़्यादा चाहेगा। ये इसकी मान्यता है। अगर वो ए को बी की तुलना में ज़्यादा चाहता है और बी को सी की तुलना में ज़्यादा चाहता है तो वो ए को सी की तुलना में ज़्यादा चाहेगा।
फिर है कुल उपयोगिता वस्तुओं की उपभोग की गई मात्रा पर निर्भर करती है। मतलब मैंने वस्तु x की अगर कुछ मात्रा का उपभोग किया है तो उसकी जो टोटल मात्रा मैंने कंजप्शन की है उससे हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होगी उन मात्राओं के जोड़ से। जैसे यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Q3 Qn, जितनी भी मात्रा का उपभोग करता है उस पे कुल उपयोगिता निर्भर करती है। फिर अब प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। मतलब जब हम एक वस्तु की मात्रा में कमी और एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि और दूसरी की मात्रा में कमी करते हैं तो जो कमी करने की दर है वो घटती हुई होती है। फिर है अनधिमान मानचित्र। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? जब हम एक ही रेखा चित्र में एक से अधिक अनधिमान वक्रों को बना देते हैं या एक से अधिक अनधिमान वक्र होते हैं जब एक ही रेखा चित्र में, तो वह अनधिमान मानचित्र कहलाता है। जब किसी व्यक्ति के अधिमान क्रम पर आधारित, अधिमान मतलब कि वो वस्तुओं को किस तरह से चाहता है, उसकी रुचियाँ क्या है, उसकी पसंद क्या है। जब किसी व्यक्ति के अधिमान क्रम पर आधारित अनधिमान वक्रों का समूह दिया गया हो तो हम उस समूह को अर्थशास्त्र में अनधिमान मानचित्र कहते हैं। और इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है जहां हमने एक से ज़्यादा नदीमान वक्र बना दिए हैं और हमें यह पता चलता है इससे कि एक जो ऊंचा नदीमान वक्र है वो नीचे नदीमान वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। मतलब मुझे पहले नदीमान वक्र से जितनी संतुष्टि प्राप्त होगी उससे ज़्यादा दूसरे से प्राप्त होगी, लेकिन कितनी ज़्यादा ये यह नहीं बताता है। फिर है अनधिमान वक्रों की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, जिसमें पहली हमारी है कि अनधिमान वक्र जो है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। मतलब इनका जो ढाल है वो ऋणात्मक होता है। क्यों क्यों होता है ऋणात्मक? क्योंकि एक उपभोक्ता जब एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करता है तो दूसरे की मात्रा में उसको कमी करनी होती है। और कमी क्यों करनी होती है? ताकि संतुष्टि का स्तर समान रहे, इसलिए इनका ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक, या हम कह सकते हैं कि ये नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। दूसरा है हमारा अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नततर होते हैं, जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा कि ये मूल बिंदु की ओर उन्नततर है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। कोई भी दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? इसका ये रीज़न है कि मान लीजिए ये दो इंडिफरेंस कर्व है, ये IC1 है, ये IC2 है। IC1 के किसी एक बिंदु पर उपभोक्ता B बिंदु पर है मान लीजिए, और IC2 पे वो A बिंदु पे है। और हमने देखा कि एक ऊंचे अनधिमान वक्र पर एक नीचे अनधिमान वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो जैसा कि हमें यहाँ पता चलेगा कि IC1 जो है वो IC2 से नीचे स्थित है, मतलब B बिंदु से A बिंदु की तुलना में कम संतुष्टि मिलेगी, या हम कह सकते हैं कि A बिंदु से B बिंदु की तुलना में अधिक संतुष्टि मिलेगी। जबकि जो C बिंदु है वो इन दोनों अनधिमान वक्रों पर स्थित है। तो यहाँ C बिंदु पर हमारी ये शर्त पूरी नहीं होती है कि एक अनधिमान वक्र ऊंचे अनधिमान वक्र पर नीचे अनधिमान वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों अनधिमान वक्रों पर स्थित है, जो कि हमारी इस शर्त को पूरा नहीं करता है। अनधिमान जो वक्र है या अनधिमान जो मानचित्र एक तरह से उसकी स्थिति इस प्रकार से हो सकती है, लेकिन इस तरह से नहीं होगी। फिर है हमारा प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने देखा कि समान संतुष्टि के स्तर को बनाए रखने के लिए उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करता है और दूसरे की मात्रा में कमी करता है। तो जिस दर से उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए दूसरे की उपभोग मात्रा में कमी करता है, वही दर प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है। किसी वस्तु x की अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने पर या उपभोग करने पर दूसरी वस्तु y की मात्रा में जिस दर से कमी की जाती है ताकि संतुष्टि का स्तर समान रहे, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। इसकी दूसरी परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं कि वस्तु x की वस्तु y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर वस्तु y की वह मात्रा है जिसको वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग देने को तैयार रहता है, जिससे उसकी संतुष्टि का स्तर स्थिर रहे। मतलब वो एक वस्तु की मात्रा में कमी क्यों करता है जब दूसरी को बढ़ाता है? ताकि उसको जो संतुष्टि मिल रही है वो समान रहे एक अनधिमान वक्र के प्रत्येक बिंदु पर। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं।
जो हमने पहले लिया था अभी वही है कि जब वस्तु x की 1 इकाई का प्रयोग करता है तो वस्तु y की 12 इकाइयों का प्रयोग करता है। जब उपभोक्ता वस्तु x की 1 इकाई का प्रयोग बढ़ाता है, मतलब 1 से 2, a से जब वो b बिंदु पे आता है, तो वो वस्तु y की केवल 8 इकाइयों का ही प्रयोग करता है। यहाँ पर उसने वस्तु y की 4 इकाइयों का त्याग कर दिया ताकि वो वस्तु x की एक और इकाई का प्रयोग कर सके और उसकी जो संतुष्टि है वो समान रहे। उसके लिए उसने वस्तु y की 4 इकाइयों को छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये जो 4 है वो क्या है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, मतलब प्रतिस्थापन किया है उसने वस्तुओं का। एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्रयोग किया है एक तरह से। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब कि x वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए y वस्तु की मात्रा में जो कमी करी है, यहाँ पर डेल्टा का मतलब है चेंज, मतलब x वस्तु की मात्रा में चेंज करने के लिए y वस्तु की मात्रा में जो चेंज किया है वही मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है। इसको हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जहाँ पर x अक्ष पे हमने वस्तु x को और y अक्ष पे वस्तु y को दर्शाया है। जहाँ पर जब उपभोक्ता a बिंदु से b बिंदु की ओर आता है तो वो वस्तु x की डेल्टा x मात्रा के लिए वस्तु y की डेल्टा y मात्रा छोड़ने के लिए तैयार रहता है। तो ये जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है वही उसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है। फिर हमारा है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है वो घटती हुई होती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है वो घटती हुई होती है। मतलब जब हम किसी एक वस्तु, मान लीजिए x वस्तु के उपभोग की मात्रा में जब वृद्धि करते हैं तो y वस्तु की मात्रा में जो कमी की जा रही है वो घटती हुई दर से की जाती है। और उसके कुछ कारण होते हैं, जैसा कि जब हम किसी एक वस्तु की उपभोग में वृद्धि करते हैं तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो कम होती जाती है। ये हमने हाशमान सीमांत उपयोगिता नियम में पढ़ा था। तो जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु x की मात्रा में वृद्धि करेगा वैसे वैसे वस्तु y की मात्रा में जो कमी करेगा वो कम दर से करेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु x की मात्रा बढ़ाने से उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। एक है कि जो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होती, तो वस्तुओं के एक दूसरे के अपूर्ण प्रतिस्थापन होने के कारण प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। इसको हम इस डायग्राम से भी सॉरी एक मिनट, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब उपभोक्ता ए बिंदु से बी बिंदु पे आता है और बी से सी पे जाता है तो ये जो मात्रा है वो कम है। यहाँ हमने ये त्रिभुज बनाए हैं, ट्राइंगल, जिसको हमने नाम दे दिया ASB और इसको दे दिया BCP। तो जो ASB है वो देखने से पता चल रहा है कि ये BCP से बड़ा है। मतलब कि ए बिंदु पे जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, मतलब MRS जो है वो बी बिंदु पे MRS की तुलना में ज़्यादा है। मतलब जब एक अतिरिक्त इकाई x वस्तु की प्रयोग करता है, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि जब उपभोक्ता वस्तु x की 1 इकाई बढ़ाता है तो वो वस्तु y की 4 इकाइयाँ छोड़ने को तैयार रहता है पहली अवस्था में, और दूसरी में जब वो वस्तु x की एक और इकाई बढ़ाता है तो वो वस्तु y की केवल 3 ही इकाइयाँ छोड़ने को तैयार होता है। इस कारण से जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो घटती होती है। क्यों? क्योंकि सीमांत उपयोगिता में कमी हो रही होती है। जैसे जैसे हम एक वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं वैसे वैसे। तो इस तरह से जब उपभोक्ता ए से बी, बी से सी और डी से ई बिंदु पे जैसे जैसे आता है वैसे वैसे उसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कम होती जाती है, मतलब उसकी दर कम होती जाती है। इसको हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जहाँ पर हमने एक अनधिमान वक्र आई सी पे 2 बिंदु लिए हैं, ए और बी बिंदु। ए बिंदु पे हमने एक स्पर्श रेखा खींची है GH और बी बिंदु पे हमने एक स्पर्श रेखा खींची है KL। जो GH स्पर्श रेखा है वो एक त्रिभुज का निर्माण करती है, GOH या HGO जो भी है। तो जब हम किसी एक त्रिभुज का ढाल ज्ञात करते हैं कि उसका ढाल कितना है तो हम आधार लंब बटा आधार इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है GOH उसकी ढाल होगी OG बटा OH के बराबर।
और जो दूसरी स्पर्श रेखा है के एल, वो एक और त्रिभुज का निर्माण करती है के ओ एल। उसकी जो ढाल होगी वो होगी ओ के अपॉन ओ एल। तो एक त्रिभुज तो हमें ये मिल जाएगा और एक ये। तो इसको देखने से हमें पता चल रहा है कि इसकी जो ढाल है वो इसकी ढाल से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो ए बिंदु है उस पे जो एम आर एस है वो ज़्यादा है बी बिंदु की तुलना में। मतलब कि जैसे ही उपभोक्ता ए से बी बिंदु पे आता है वहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम हो जाती है। अब हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता में और प्रतिस्थापन की सीमांत दर में क्या संबंध होता है। उपभोक्ता जब एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करता है तो दूसरे की मात्रा में कमी करता है, ये हमने पहले देख लिया है। तो कमी करने से वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता में जो कमी होगी वो डेल्टा वाई मल्टीप्लाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के बराबर होगी। और एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने से जो एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता में वृद्धि होगी वो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स के बराबर होगी। अब क्योंकि हम जानते हैं कि एक जो अनधिमान वक्र है वो समान संतुष्टि स्तर को दर्शाता है। मतलब एक अनधिमान वक्र के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे मैं इस बिंदु की बात करूं, चाहे इस बिंदु की, चाहे इस बिंदु की, यहाँ पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है। मतलब वो इस बिंदु पे रहे चाहे इस पे और इस पे, यहाँ पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है। तो समान संतुष्टि प्राप्त होने के कारण प्रत्येक बिंदु पर हम जो सीमांत उपयोगिता में कमी हुई है उसको सीमांत उपयोगिता में वृद्धि के समान लिख सकते हैं। तो सीमांत उपयोगिता में कमी किसके बराबर हुई? डेल्टा वाई मल्टीप्लाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, और वृद्धि हुई डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इधर एम यू एक्स के साथ गुणा में है तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, और डेल एम यू वाई जो है वो इधर गुणा में है तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स और एम यू वाई अपॉन एम यू एक्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि एम आर एस हमारी जो होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसका कैलकुलेशन हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करके ही करते हैं। यही हमारी प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है। तो इसकी जगह हम एम आर एस एक्स वाई लिख सकते हैं, जो किसके बराबर होगी? दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात के बराबर होगी। लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर को वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं से ज्ञात कर सकते हैं या उससे निकाल सकते हैं, क्योंकि जो क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण है वो सीमांत उपयोगिता धारणा का प्रयोग नहीं करता है। जो एमआरएस है प्रतिस्थापन की सीमांत दर, वो उपभोक्ताओं से सीधे प्रश्न पूछकर ज्ञात की जाती है कि वो एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा त्यागने को तैयार रहता है। उसके लिए सीमांत उपयोगिता धारणा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बजट रेखा क्या होती है और किस तरह से उपभोक्ता अनधिमान वक्र विश्लेषण पद्धति में संतुलन की स्थिति में रहता है। थैंक यू।